नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के रेगिस्तान की। अब रेगिस्तान में मैंने आपको एक पार्ट क्लियर करा दिया था, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी रेगिस्तान में क्या स्थिति है, इसका विस्तार कितना है और इसका जो विस्तार है, इसकी सीमाएं कौन कौन सी वर्षा रेखा इसकी सीमा बनाते हैं, सबके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं? गग्गर प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, इसके बाद में आता है नागौरी उच्च भूमि, और नागौरी उच्च भूमि के बाद में है इसमें गौड़वाड़ प्रदेश। यानी कि हमारा जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ध्यान रखना, पहला हो गया गग्गर प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा आता है गौड़वाड़ प्रदेश। अब यदि बात की जाए इसके विस्तार की, जो इसका विस्तार है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था एक समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वह रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित करती है। पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम की ओर अग्रसर होता है। दूसरा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में, जिसे हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी पश्चिमी जो सीमा लगती है वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के साथ में लगती है, जबकि इसकी जो पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है वह अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में होता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला से लगती है। ध्यान रखना, इसका जो गग्गर प्रदेश है, इसकी सीमा अरावली पर्वतमाला से नहीं लगती। इसकी जो सीमा है केवल किससे लगती है? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लगती है, जबकि इसकी जो पश्चिमी सीमा है वह आपके 25 सेंटीमीटर से रेड क्लिफ सीमा रेखा से लगती है या मिलती है। अगर हम बात करें शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गौड़वाड़ प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों की जो पूर्वी सीमा है वह अरावली पर्वतमाला से लगती है, जबकि पश्चिमी जो सीमा है वह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लगती है। यदि शेखावाटी प्रदेश की बात की जाए तो शेखावाटी प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वह गग्गर प्रदेश से, तथा पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, और पूर्वी जो सीमा का निर्धारण होता है वह अंतरराज्यीय सीमा रेखा हरियाणा के साथ तथा अरावली पर्वतमाला के साथ में मिलती है। यदि नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो उत्तरी सीमा शेखावाटी प्रदेश के साथ में, पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के साथ में, पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला के साथ में, और दक्षिणी जो इसकी सीमा लगती है वह गौड़वाड़ प्रदेश के साथ में लगती है। आगे हम बात करते हैं गौड़वाड़ प्रदेश की। तो गौड़वाड़ प्रदेश का भी इसी प्रकार से है। इसकी अगर पूर्वी सीमा की बात करो दक्षिणी पूर्वी की, तो किससे लगेगी? अरावली पर्वतमाला से। पश्चिमी सीमा की बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी की, तो वह अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लगती है। और उत्तर में बात करते हैं तो नागौरी उच्च भूमि से इसकी सीमा रेखा लगती है। तो इसके कितने भाग हुए? 4 भाग, यानी कितने भागों में बांटा गया है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम सबसे पहले इसका जो अध्ययन करते हैं, हम गग्गर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो गग्गर प्रदेश है, इसका जो विस्तार रखा गया है, इसका जो विस्तार है वह गंगानगर से हनुमानगढ़ के मध्य में है। इस प्रदेश की जो मुख्य नदी है, जो इसका इस प्रदेश में जो प्रमुख रूप से जो नदी प्रवाहित होती है वह घग्गर नदी है। और इस प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, इस प्रदेश में जो स्थल है, मैदान है, वह घग्गर दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब दोआब क्षेत्र आप सभी जानते हैं, दोआब क्षेत्र का मतलब होता है 2 नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र। क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो ये किस दोआब क्षेत्र अंतर्गत आती है? सतलज और घग्गर नदी के दोआब क्षेत्र अंतर्गत आती है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। यदि घग्गर नदी की हम बात करें तो जो घग्गर नदी है वो आंतरिक
प्रवाह की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और घग्गर जो नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वह 464 किलोमीटर है। कितनी है? 464 किलोमीटर। ध्यान रखना। यदि हम बात करें घग्गर नदी के बारे में तो जो घग्गर नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका जो उद्गम, सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं। घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वह शिवालिक की पहाड़ी कालका नामक स्थान हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होने के बाद यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में यह तलवाड़ा नाम का एक स्थान है टिब्बी तहसील के अंतर्गत और हनुमानगढ़ जिले में है ये। तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा नामक स्थान से यह प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रवेश करती है। यहाँ पर एक गांव है तलवाड़ा नाम का, ये किसके अंतर्गत पड़ता है? टिब्बी तहसील के अंतर्गत। जिला आप सभी को पता है कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। ये यहाँ से प्रवेश करती है। आगे हम बात करते हैं इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो नालिया पाट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़ में से नाली के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र है घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र मैदान क्या कहलाता है? पाट कहलाता है। ध्यान रखना, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? पाट। आगे बात करते हैं इससे नदी का जो जल है ये भटनेर की जो भूमि है हनुमानगढ़ के पास में लुप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभी इसमें वर्षा अधिक होने के कारण इसका जो जल है वह श्री सूरतगढ़ से अनूपगढ़ तक चला जाता है। यह श्री गंगानगर के कुछ स्थान है सूरतगढ़ और अनूपगढ़, यहाँ तक इसका जो जल है वो चला जाता है। लेकिन और भी अगर यदि वर्षा हो जाए, इसमें बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने की स्थिति में इसका जल फोर्ट अब्बास भावलपुर का एक स्थान है तो वहां तक इसका चला जाता है। ये स्थान है पाकिस्तान में, फोर्ट अब्बास भावलपुर पाकिस्तान का इसका जो है जल चला जाता है। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में से किस नाम से जाना जाता है? हगरा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना। तो ये तो हमारी घग्गर प्रदेश के बारे में जानकारी। घग्गर प्रदेश विस्तार श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ तक है। इस प्रदेश को घग्गर द्वाब क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह प्रदेश घग्गर और सतलज नदी के मध्य में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? घग्गर द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। आगे यदि बात की जाए इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह घग्गर नदी है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है और राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी भी है। इस नदी के उपनाम भी है जैसे कि सरस्वती है, बृहस्पति है, मृत नदी है, सोतर, लेटी नदी, नट नदी आदि के नाम से इसे जाना जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम शिवालिक की पहाड़ी कालका नामक स्थान से होता है जो हिमाचल प्रदेश में है। राजस्थान प्रवेश करती है, तलवाड़ा नाम का गांव है, टिब्बी तहसील के अंतर्गत आता है और हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। इसे हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है और संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र को पाट कहा जाता है। इसका जो मैदान है प्रवाह क्षेत्र है इसके द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र है उसे पाट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र उपजाऊ जो प्रवाह क्षेत्र है, कैसा उपजाऊ प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? बग्गी कहलाता है। ध्यान रखना बग्गी। घग्गर नदी घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहलाता है? बग्गी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो नाली या पाट कहलाता है। अगला हमारा प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश। जो शेखावाटी प्रदेश है इस प्रदेश पर शेखा सामंत का अधिकार था। शेखा सामंत का अधिकार होने के कारण यह जो प्रदेश है शेखावाटी प्रदेश कहलाया। इसका जो विस्तार की यदि बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है इसका प्रमुख रूप से जो विस्तार माना जाता है सीकर, झुंझुनू, चूरू, प्रदेशों तक माना जाता है। इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है
इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह कांतली है। कौन सी नदी है? कांतली। यदि कांतली नदी की बात की जाए, इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी हुई? कांतली नदी। और कांतली जो नदी है वह आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, या आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। यह राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? लगभग 100 किलोमीटर। यह राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती है। मुख्य रूप से यह चूरू और सीकर और झुंझुनू की नदी है। मुख्य रूप से किसकी नदी है? झुंझुनू और सीकर की। झुंझुनू को यह दो भागों में बराबर रूप से बांटती है, यानी कि झुंझुनू के मध्य से होकर के यह प्रवाहित होती है और चूरू की कुछ रेतीली भूमि में जाकर के लुप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यानी देखो आपको पता है चूरू और बीकानेर जो ऐसे जिले हैं जिनकी अपनी कोई नदी नहीं है, तो यानी कह सकते हैं हम जो शेखावाटी प्रदेश है इस पर शेखा सामंत का अधिकार था, इसलिए इसे किस नाम से जाना गया? शेखावाटी प्रदेश के नाम से। दूसरा, इसका विस्तार सीकर, चूरू और झुंझुनू शेखावाटी प्रदेशों में है। इन प्रदेशों को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश की प्रमुख नदी है कांतली नदी। और जो कांतली नदी है इसके किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था, गणेश्वर। कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का जो विस्तार था तो कह सकते हैं नीम का थाना। कहां था? नीम का थाना, सीकर। यह सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। किसकी जननी कहलाती है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। आगे बात करते हैं, यहां से सबसे प्राचीनतम जो नीमकाथाना सीकर है, या हम कह सकते हैं गणेश्वर सभ्यता से सबसे प्राचीनतम तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहां से तांबे की सबसे प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र की यदि बात की जाए, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कांतली नदी का उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। ध्यान रखना। देखो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें शेखावाटी प्रदेश की, जो शेखावाटी हमारा प्रदेश है ये सीकर, चूरू, झुंझुनू में विकसित है। ऐसे प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह है कांतली नदी है। और जो कांतली नदी है इसका अगर हम उद्गम की बात करें कि कांतली नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो कांतली नदी का उद्गम है लगभग ये अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे होता है। देखो जो हमारी कांतली नदी है, कांतली नदी के हम उद्गम की बात करते हैं, तो कांतली नदी का जो उद्गम है खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। यह है जो मुख्य रूप से सीकर और झुंझुनू में प्रवाहित होती है। झुंझुनू को ये दो भागों में विभाजित करती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रदेश में जो है तोरावाटी भाषा भी बोली जाती है। ध्यान रखना। इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का जो केंद्र माना जाता है वो नीम का थाना सीकर को माना जाता है। नीम का थाना सीकर से जो कुछ तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। भारत में ताम्रयुगीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी अगर जननी माना जाता है किसी को तो गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं कांतली नदी की। राजस्थान में कितनी बहती है? 100 किलोमीटर बहती है। कहाँ तक बहती है? सीकर, झुंझुनू और चूरू भूमि में लुप्त हो जाती है।
इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यहाँ पर तोरावाटी भाषा बोली जाती है इसके आसपास के क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ तथ्य हैं ग्रामीण भाषा में जो बोले जाते हैं इस प्रदेश में बोले जाते हैं, जैसे कि जोड़ है, नाड़ा है, बेर है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो नाड़ा शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुएं क्या कहलाते हैं? नाड़ा कहलाते हैं। यानी जितने भी शेखावाटी क्षेत्र में पक्के कुएं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नाड़ा कहलाते हैं। अगला आता है जोहड़। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कच्चे जो कुएं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। अगला आता है सर। सर जो है वो क्या है? शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले छोटे छोटे तालाब क्या कहलाते हैं? सर कहलाते हैं। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले छोटे छोटे तालाब सर कहलाते हैं। देखो एक आता है बेर या बेरा, ध्यान रखना, बेर या बेरा। जयपुर में पाए जाने वाले जो कुएं हैं या जयपुर में कुओं को क्या कहा जाता है? बेर या बेरा। जयपुर में कुओं को बेर या बेरा कहा जाता है। बेर या बेरा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है जल संरक्षण की कुछ पद्धति है। राजस्थान में जल संरक्षण की पद्धति, जल संरक्षण की पद्धति। जल संरक्षण की पद्धति कहलाती है। ठीक है ना। जैसे जोड़ है, नाड़ा है, सर है, बेर बेरा है या पलाय झील है। टाटन की जो मैं बात कर रहा था पहले मैं बात की थी, पलाय झीलों की बात की थी। तो सब क्या है? राजस्थान में जल संरक्षण की विधि है। एक एक खड़ी है। ये प्रमुख विशेष पद्धतियां हैं। यहाँ पर प्राचीन काल से ही जल संरक्षण हमारे राजस्थान, पता है आपको कि राजस्थान में हमेशा जल का क्या रहा है? अभाव रहा है। तो जल जो वर्षा जल होता है उसको एकत्र संग्रहण करने की पद्धतियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जल संरक्षण पद्धति। जैसे नाड़ा है, जोड़ है, बेर बेरा है, पलाय झीलें हैं, खड़ीर है, ये सभी क्या है? वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। अगला आता है नागौरी उच्च भूमि। तीसरा है हमारा नागौरी उच्च भूमि। देखो नागौरी उच्च भूमि क्या है? अरावली जो पर्वतमाला है उससे पृथक पहाड़ी क्षेत्र या उठा हुआ मैदान क्षेत्र या पहाड़ी या चट्टानी जो क्षेत्र है, उठा हुआ प्रदेश है। और अरावली पर्वतमाला से जो अलग प्रदेश है उसे हम नागौरी उच्च भूमि श्रेणी में रखा गया है। इसके भी जो है तीन भाग किए गए हैं, मकराना श्रेणी, मंगलोर श्रेणी और जायल श्रेणी।
इसमें इसका अगर विस्तार की हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वह नागौर और बीकानेर तक है। कहाँ तक है? नागौर और बीकानेर तक। अब इसमें जो इसके 3 भाग हैं, जैसे मकराना श्रेणी है, मंगलोद श्रेणी है, जायल श्रेणी है, इन सब में किस प्रकार से इसका जो विस्तार है वो किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि। तो ये है क्या? अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला से पृथक व उच्च भूमि या पहाड़ी क्षेत्र कहने का तात्पर्य अरावली पर्वतमाला से अलग उच्च भूमि या उठा हुआ क्षेत्र या फिर पहाड़ियां क्या कहलाती है? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि नागौरी उच्च भूमि कहलाती है। अब देखो नागौरी जो उच्च भूमि है इसे भी कितने इसके भाग किए गए हैं। सबसे पहले से विस्तार की बात करते हैं। विस्तार, इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से नागौर और बीकानेर के मध्य स्थित है। कहां तक है? नागौर और बीकानेर। नागौर से बीकानेर के मध्य में इसका विस्तार क्षेत्र है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में। इसका सबसे पहला जो भाग है वो आता है मकराना श्रेणी। कौन सा है? मकराना श्रेणी। दूसरा भाग आता है इसका मंगलोद श्रेणी। और इसका तीसरा भाग है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी। देखिए ये है क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा है हमारे पास में मकराना श्रेणी। जो मकराना श्रेणी है इसमें जिप्सम का जमाव क्षेत्र, किसका जमाव क्षेत्र? जिप्सम का जमाव क्षेत्र। सॉरी, मकराना जो श्रेणी है इसमें जो संगमरमर है हमारा, संगमरमर का जो जमाव क्षेत्र है, संगमरमर की जो पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? मकराना श्रेणी। ध्यान रखना, मकराना श्रेणी। संगमरमर का जमाव क्षेत्र। देखो मकराना श्रेणी नागौर के अंतर्गत आती है। इसमें देखना संगमरमर का जो जमाव क्षेत्र है, जहां तक इसका जमाव क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मकराना श्रेणी कहते हैं। मकराना श्रेणी के अंतर्गत उसे रखा गया है। अगला है मंगलोद श्रेणी यानी जिप्सम जमाव क्षेत्र। जिप्सम जमाव क्षेत्र। जिप्सम जमाव क्षेत्र, जिप्सम के प्रमुख खाने ऐसे पड़ी है गोट मंगलोद नागौर में। आगे देखो पहला हो गया मकराना श्रेणी, संगमरमर का जमाव क्षेत्र है। दूसरा है मंगलोद श्रेणी, जिप्सम का जमाव क्षेत्र है। अगला है जायल श्रेणी यानी फ्लोराइड जो है हमारे पास पाए जाते फ्लोराइड। आपने बागापट्टी कुबड़पट्टी का नाम सुना होगा, फ्लोराइड।
फ्लोराइड जमाव क्षेत्र या फ्लोराइड क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसे हम जायल श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं या जायल श्रेणी कहते हैं इस प्रदेश को। आगे बात आती है फ्लोराइड जमाव क्षेत्र की। इसे एक पट्टी है जो फ्लोराइड जमाव क्षेत्र है, ये जल पट्टी है। क्या है? जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा है उसकी अधिकता पाई जाती है, और इस जल को पीने से जो यहाँ के लोग हैं उनमें कुब्बड़ निकल जाते हैं या कुबड़े होने की जो है समस्याएं पाई जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है फिर? बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखो फ्लोराइड, यहाँ फ्लोराइड जो है यह एक जल पट्टी है। क्या है? जल पट्टी। इसकी विस्तार की बात की जाए, विस्तार, इसका जो विस्तार है नागौर से अजमेर के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नागौर से अजमेर। इसका जो जमाव है नागौर से अजमेर के मध्य पाया जाता है। इसे बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहा जाता है। इसे बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहते हैं। देखो बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी है, फ्लोराइड एक जमाव क्षेत्र है। बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी का जो विस्तार क्षेत्र है या फ्लोराइड जमाव क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो नागौर से अजमेर के मध्य इसका जो जमाव है पाया जाता है। यहाँ के पानी में, यहाँ की जल पट्टी है, इस पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड या फ्लोरोसिस की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसे पीने से लोगों में कुबड़ निकल जाते हैं, कुबड़पन की जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहा जाता है। एक है हॉच बेल्ट भी इसी को कहा जाता है, जिसका विस्तार जो है नागौर से बीकानेर के मध्य में पाया जाता है। ध्यान रखना। देखो एक क्षेत्र आता है हार्डपन, मैं उसे इधर लिख देता हूं, ध्यान रखना। एक क्षेत्र है हार्डपन, लिख देता हूं हार्डपन। देखो एक शब्द आता है हार्डपन, ये क्या है? नागौर से बीकानेर, नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र, जिप्सम जमाव क्षेत्र क्या कहलाता है? हार्डपन कहलाता है। ध्यान रखना। नागौरी उच्च भूमि की हमने बात की। नागौरी उच्च भूमि क्या है? अरावली पर्वतमाला से ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला से पृथक या उच्च क्षेत्र, जो उच्च भाग है उसे नागौरी उच्च भूमि कहा जाता है। यदि विस्तार की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार नागौर से बीकानेर के मध्य में है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, मकराना श्रेणी, दूसरा है मंगलोर श्रेणी, तीसरा है जायल श्रेणी। और इनके जो किस क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है तो वो है मकराना। यदि हम श्रेणी की बात करते हैं तो मकराना श्रेणी में संगमरमर जमाव क्षेत्र पाया जाता है। संगमरमर की प्रधानता है, इसमें जमाव है, इस क्षेत्र में या पहाड़ी जो है, पहाड़ियाँ हैं, इनमें इसका जमाव है, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखा गया है? मकराना श्रेणी। इनकी अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं। जो पहली श्रेणी है मकराना श्रेणी, उसमें कह सकते हैं हम जब संगमरमर का जमाव क्षेत्र है। दूसरी श्रेणी हमारी मंगलोर श्रेणी, और जो मंगलोर श्रेणी है उसमें जिप्सम का जमाव क्षेत्र है। ध्यान रखना। एक शब्द है हार्डपन, अभी बताया हार्डपन जो है यह नागौर से बीकानेर का जो क्षेत्र है इसके मध्य में जिप्सम का जमाव पाया जाता है, और जो जिप्सम का जमाव पाया जाता है इसे हार्डपन के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात कर रहा था जायल श्रेणी की। जो जायल श्रेणी है यह फ्लोराइड जमाव क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है या जल पट्टी है जिसमें फ्लोरोसिस की मात्रा अधिक पाई जाती है, और इसका सेवन करने से या इस पानी को पीने से लोगों में जो है कुबड़पन की एक बीमारी होती है, समस्या होती है, वो निकल जाती है, जिसकी वजह से इस पट्टी को कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला है हॉच बेल्ट। हॉच बेल्ट जो है वह भी एक इसी के ग्रामीण क्षेत्र में इसी का नाम है हॉच बेल्ट, जो नागौर से अजमेर के मध्य विस्तृत है। इसे भी वही कहा जाता है जैसे कि
बाका पट्टी है, कुबड़ पट्टी है और हौज बेल्ट, ये तीनों इसके पर्याय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हौज बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार नागौर से अजमेर के मध्य पाया जाता है। मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए अगला प्रदेश है हमारा गौड़वाड़ प्रदेश। गौड़वाड़ जो प्रदेश है ये मुख्य रूप से लूनी बेसिन है। क्या है? मुख्यतः लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। गौड़वाड़ जो प्रदेश है मुख्यतः लूनी बेसिन है। यदि हम विस्तार की इसकी बात करें, विस्तार, इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है गौड़वाड़ प्रदेश का, वह आपका जालोर है, पाली है, जोधपुर है और बाड़मेर है, इनके मध्य में देखने को मिलता है। देखिए विस्तार हो गया इसका, जो लूनी नदी बेसिन है इसका जो विस्तार है जालोर, बाड़मेर, ध्यान रखना जालोर, अगला है बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जोधपुर है, जालोर, पाली, इसके बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में है आपका बाड़मेर। इनका जो विस्तार क्षेत्र है जोधपुर, जोधपुर के बाद में सॉरी जालोर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में इनका जो है विस्तार है। ध्यान रखना इस प्रदेश में अगर हम बात करें जालोर और पाली की, किसकी बात करें? जालोर और पाली की, यहाँ का जो क्षेत्र है इसमें जो है गौड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? गौड़वाड़ी। जालोर और पाली का जो क्षेत्र में गौड़वाड़ी बोली, गौड़वाड़ी बोली जो है बोली जाती है इस प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं इसी प्रदेश के बारे में, तो ध्यान रखना यहाँ पर गौड़ जाति का निवास था। किसका था? गौड़ जाति, गौड़ जाति का निवास, गौड़ जाति का निवास होने के कारण इस प्रदेश को किस नाम से जाना गया? गौड़वाड़ प्रदेश। गौड़ जाति का निवास होने के कारण, गौड़ जाति का निवास होने के कारण इस प्रदेश को गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी। जो 56 की पहाड़ियां हैं यह सिवाड़ा से बालोतरा के मध्य 56 पहाड़ियों के समूह को हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं। ध्यान रखना सिवाड़ा से लेकर के बाड़मेर तक, सिवाड़ा से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक विस्तार, सिवाड़ा, सिवाड़ा से बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर तक। देखिए जो 56 की पहाड़ियां हैं सिवाड़ा से लेकर के बालोतरा बाड़मेर तक 56 पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियां 56, इन 56 पहाड़ियों के समूह को ही समृद्ध रूप से क्या कहा गया? 56 की पहाड़ियां कहा गया। ध्यान रखना। अगला आता है आपका एक क्षेत्र है नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत। अगला है नाकोड़ा पर्वत। अभी नाकोड़ा पर्वत क्या है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो नाकोड़ा पर्वत है यह जालोर सॉरी नाकोड़ा जो पर्वत है बालोतरा बाड़मेर के मध्य में स्थित है। इसके प्रमुख स्थान की बात की जाए तो मेवानगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेवानगर में।
यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है नागौड़ा भैरव जी का मंदिर। किसका मंदिर है? नागौड़ा भैरव जी का मंदिर है। अगर स्थान की बात की जाए, स्थान तो जो नागौड़ा पर्वत है ये मेवा नगर में है। कहाँ पे है? मेवा नगर, बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर। कहाँ पर है? मेवा नगर, बालोतरा बाड़मेर में है। ध्यान रखना, यह जो पर्वत है 56 की पहाड़ियों में ही है। कहाँ पे? 56 की पहाड़ियों के मध्य यह पर्वत 56 की पहाड़ियों में स्थित है। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है नागौड़ा भैरव मंदिर। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर नागौड़ा भैरव जी का है। प्रसिद्ध मंदिर नागौड़ा भैरव मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? नागौड़ा भैरव मंदिर। यह मंदिर, ध्यान रखना, कौन सा? नागौड़ा जो भैरव मंदिर है, यह मंदिर जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। देखिए, हम बात कर रहे थे नागौड़ा पर्वत की। नागौड़ा जो पर्वत है ये बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। सबसे पहले ध्यान रखना, जो नागौड़ा पर्वत है कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर में है। और जो नागौड़ा जो पर्वत है इसका जो मूल स्थान है मेवानगर, बालोतरा बाड़मेर है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है नागौड़ा भैरव जी का मंदिर। और जो ये नागौड़ा भैरव जी का मंदिर है ये जैन धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म को। जैन धर्म में ध्यान रखना, जैन धर्म में एक तीर्थंकर हुए थे, 23वें तीर्थंकर। कौन से हैं? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। और पार्श्वनाथ जी के लिए यह मंदिर समर्पित है। ध्यान रखिएगा, बात में ध्यान रहे। पूछा जाए नागौड़ा पर्वत कहाँ पर है, तो बालोतरा बाड़मेर में। इसमें हटा देता हूँ। देखिए अगला है पीपलूर बाड़मेर। पीपलूर बाड़मेर क्या है, क्यों प्रसिद्ध है? जो पीपलूर बाड़मेर है इसे पश्चिमी राजस्थान का, ध्यान रखना, पीपलूर बाड़मेर को पश्चिमी राजस्थान का पीपलूर बाड़मेर को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट आबू। माउंट आबू, ध्यान रहे, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू जिसे कहते हैं पीपलूर बाड़मेर को, या कह सकते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू। इसे जो माउंट आबू कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में अच्छी
वर्षा या अधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। देखिए, पीपलूर बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू। अब लघु माउंट आबू की बात की थी हमने, तो इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू क्यों कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में यानी पीपलूर बाड़मेर में अच्छी वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू। यह है 56, यहाँ पर एक मंदिर है हल्देश्वर महादेव मंदिर। यहाँ हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर यह 56 की पहाड़ियों में स्थित है। देखिए, हमने बात की पीपलूर बाड़मेर की। जो पीपलूर बाड़मेर है इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहा जाता है? पीपलूर बाड़मेर को। ध्यान रहे, पश्चिमी राजस्थान में अच्छी वर्षा होने के कारण इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसी प्रदेश में पीपलूर बाड़मेर में मंदिर है हल्देश्वर महादेव मंदिर। ध्यान रखना, हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? पीपलूर बाड़मेर में है। और ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? 56 की पहाड़ियों में ही ये स्थान आता है। तो ध्यान रखना, पीपलूर 56 की पहाड़ियों में मंदिर कौन सा है? पीपलूर महादेव। पीपलूर में मंदिर है हल्देश्वर महादेव, पीपलूर बाड़मेर में। पूछा जाता है कि हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है तो पीपलूर बाड़मेर में। मैं हटा देता हूँ एक बार। देखिए, अब मैं बात करूंगा लूनी नदी की। एक नदी है लूनी नदी। ध्यान रखना, जो लूनी नदी है इसका विस्तार प्रवाह क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। सबसे पहले बात है लूनी नदी। लूनी नदी बात कर रहे थे हम लूनी बेसिन यानी कि गढ़वाल प्रदेश की। तो गढ़वाल प्रदेश से प्रमुख नदी बताई थी, कौन सी थी? लूनी नदी। तो लूनी नदी में हम बात करते हैं उद्गम की। तो उद्गम होता है इसका नाग पहाड़ अजमेर। अजमेर से यह प्रभावित होकर नागौर, नागौर के बाद में पाली, जोधपुर, जोधपुर के बाद में है बाड़मेर, जालौर। देखिए, हमारे पास होता है एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ अजमेर से। सबसे पहले कहाँ प्रवाहित होती है? ये अजमेर में होती है। और अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में पाली में प्रवाहित होती है। पाली के बाद में आती है जोधपुर में। जोधपुर देखो सीमा का अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। जोधपुर के बाद में आती है बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद में ये जालौर में प्रवाहित होती है। यहाँ जालौर की जो बात करते हैं हम, तो यहाँ ध्यान रखना, जालौर में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, लूनी नदी का प्रवाह जो क्षेत्र है, जालौर में से रेल या रेला के नाम से जाना जाता है। रेल या रेला। आपसे पूछ लिया जाता है ये जल संरक्षण की विधियां हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? जल संरक्षण की विधियां पूछ लिया जाता है। रेल या रेला क्या है? तो ध्यान रहे, जालौर में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र
जालौर में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? रेल या रेला कहलाता है। ठीक है, एक आता है नेहड़ा या नेष्ठा। नेहड़ा क्या आता है? नेहड़ा, और इसी को कहते हैं नेष्ठा। और नेहड़ा या नेष्ठा क्या है? ये भी एक जल संरक्षण की पद्धति है, ध्यान रखना। जब किसी जल क्षेत्र से किसी अन्य जल क्षेत्र में पानी को स्थानांतरित करना। क्या कहलाता है? नेहड़ा या नेष्ठा कहलाता है। देखो जैसे हमारे पास में क्या है, ये कोई भी पोखर या तालाब है ये। अब इस तालाब से किसी झील या सागर में या किसी झील में या किसी नहर में, या हम कह सकते हैं कि बड़े तालाब में, इस तालाब का जो अतिरिक्त जल है, क्या है? अतिरिक्त जल, यानी कि यहाँ तालाब भरा हुआ है, उसमें अधिक जल है, उसके अतिरिक्त जल को हम अपने किसी भी कार्य के लिए उपयोग करते हैं। किसी भी कार्य के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कह सकते हैं सिंचाई हो या कोई और कार्य हो, उसके लिए जिस माध्यम से इस जल को स्थानांतरित किया जाता है, इस माध्यम को ही क्या कहते हैं? नेहड़ा। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? नेहड़ा कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो नहरा झील आ रही है हमारे पास में, लूनी नदी है ये, इस लूनी नदी से नहर बना करके, नहर बना करके सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए जल का उपयोग करना क्या कहलाता है? नेहड़ा या नेष्ठा। यानी जो एक नहर बनाई गई है, जिस माध्यम से इस जल को, लूनी नदी के जल को इस क्षेत्र तक क्या किया जा रहा है? लाया जा रहा है। तो इस माध्यम को, इस जल को ले जाने के माध्यम को हम क्या कहते हैं? नेहड़ा। क्या कहा जाता है? नेहड़ा या नेष्ठा कहा जाता है। ध्यान रखना। आगे बात करता हूं। देखो एक होता है कोई जल संरक्षण क्षेत्र, इस प्रकार से क्या है? जल संरक्षण क्षेत्र है, कोई तालाब है, कुछ हो सकता है। इस क्षेत्र में जल को एकत्र करने के लिए, इसके चारों तरफ क्या बना दी जाती है? ढलान बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? ढलान। और इस ढलान को ही हम क्या कहते हैं? आगूर, पायतन या मदार। ध्यान रखना, किसी जल क्षेत्र के चारों तरफ बनाई गई ढालनुमा, बनाई गई ढाल, जैसे बनाई गई ढाल, आगोर या पायतन या मदार कहलाती है। मदार कहलाती है। ध्यान रखना। एक होता है झालरा। क्या होता है? झालरा। एक होता है झालरा। ध्यान रखना, झालरा क्या है? पहले बार सुन लो, समझ लो कि जो झालरा होता है, किसी उच्च भूमि की तलहटी में, किसी
उच्च भूमि की तलहटी में वर्षा जल संग्रहण का कुंड क्या कहलाता है? झालरा कहलाता है। किसी उच्च भूमि की तलहटी में बना वर्षा जल संग्रहण कुंड। देखिए, किसी उच्च भूमि की तलहटी में बना वर्षा जल संग्रहण कुंड क्या कहलाता है? झालरा कहलाता है। और झालरा कहाँ प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, प्रसिद्ध ये जोधपुर के प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कहाँ के? जोधपुर के। आगे प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर के। अब देखिए, समझने की कोशिश करना, ये कोई क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र है। क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र। अब इसका जो तल है वो क्या हुआ? ये तल हुआ। इस तल में क्या बना दिया जाता है? कुंड बना दिया जाता है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो क्या है, इस उच्च भूमि से निम्न भूमि को अग्रसर होता है, तो इस कुंड में आकर के क्या हो जाता है? एकत्र हो जाता है। तो इस कुंड को हम क्या कहते हैं? झालरा कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? झालरा। ध्यान रहे, किसी उच्च भूमि में बना वर्षा जल संग्रहण का कुंड, किसी उच्च भूमि की तलहटी, या हम कह सकते हैं, देखो और मैं एक बार बता देता हूँ, कोई उच्च भूमि है, पठार है, उसका ढाल है, वर्षा होगी तो जहाँ ढाल होगा तो पानी उसका जाएगा, ढकेगा ढलान की तरफ। तो इस पानी को, हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी का बहुत अभाव है, आप सभी को पता है। तो वर्षा जैसे होती है तो वो लोग, पश्चिमी राजस्थान में जो लोग हैं वहाँ रहने वाले हैं, वो क्या करते हैं? इस पानी का उपयोग करने के लिए इन ढलानों के सहायता पर क्या बना देते हैं? कुछ कुंड बना लेते हैं, गड्ढे खोद देते हैं, कुंड बना करके इस जल को उसमें संग्रहण किया जाता है। और जब ये जल संग्रहण हो जाता है और ये स्थान होता है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं? जल संग्रहण के इस कुंड या स्थान को क्या कहा जाता है? झालरा कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? जल संग्रहण की क्या है? पद्धतियां हैं। हमारे राजस्थान में जो प्रमुख रूप से जो वर्षा जल संग्रहण की जो पद्धतियां हैं, जैसे तालाब है, बावड़ी है, झील है, कुएं है, नाड़ा है, टोवा है, या फिर हम कह सकते हैं कि नाड़ी है, खड़ीर है, टोवा है, ये सभी क्या है? वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां हैं। इनके द्वारा राजस्थान में वर्षा का जो है संग्रहण किया जाता है। देखिए, कल हम आगे बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। इसको मैं आज यही विराम देता हूँ। एक इसमें एक चीज और है, वो ध्यान रखना आप, ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट पर्वत कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। या ग्रेनाइट पर्वत कहाँ पे है? जालौर में। जैसे जालौर में जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे स्थित है। और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ऊंची जो चोटी है, जिसे डोरा पर्वत के नाम से जाना जाता है, लगभग इसकी ऊंचाई मानी जाती है 869 किलोमीटर, या सॉरी 869 मीटर मानी जाती है डोरा पर्वत की, जो कहाँ पे है? जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालौर में। यह ग्रेनाइट पर्वत है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।